हेलो फ्रेंड्स। वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हमने पाठ प्रदेश के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि किस तरीके से कौन कौन से पाठ प्रदेशों को कैसे याद रखना है और कैसे डिविजन्स हैं उन पाठ प्रदेशों के। इसके अलावा यदि आपको मैंने ये भी एक चीज़, ये भूवैज्ञानिक संरचना भी बताया था, और मृदा संसाधन मैं आपको बता रहा था, उसके आधे में ही हमने वीडियो को आगे कट कर दिया था। तो एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में जो भी चीज़ें हम डिस्कस किए थे पाठ प्रदेशों में, उस चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। हम मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ को 4 पाठ प्रदेशों में बांटा गया है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर शामली का पठार, तीसरा छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन का मैदान, और चौथा दंडकारण्य का प्रदेश। तो उसके बारे में मैं एक रफ फॉर्म में आपको एक प्रॉपर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का जो विस्तार है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर जिले में है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है। आप पूरे फैक्ट्स को टैली कर लेंगे, कुछ फैक्ट्स ऊपर नीचे होंगे तो उनको भी आप टैली कर लेंगे। शामिल जिले जो हैं उसमें पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में 3 जिले बेसिकली रूप से शामिल होते हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। सरगुजा का कुछ हिस्सा भी शामिल होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ की औसत ऊंचाई मैंने आपको बता दी थी कि 300 से 700 मीटर होती है। साथ ही साथ सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था कि देवगढ़ की पहाड़ी होती है। और यहाँ जो स्पेशली ये अपर गोंडवाना लैंड का एरिया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपर गोंडवाना लैंड का एरिया, गोंडवाना लैंड कोल के फॉर्मेशन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। खनिज में कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और फायर क्ले मैंने आपको बताया था। और इसका उत्तरी की ओर ढाल है और पूर्व की ओर ढाल है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। यहाँ से सोन नदी बहती है। एक्चुअली में जो उत्तरी, आप यदि आप देखेंगे तो एक्चुअली में जो उत्तरी ढाल है वो सीधे गंगा अपवाह तंत्र में मिलता है, गंगा अपवाह तंत्र में मिलता है। कहने का मतलब ये है, जैसे यदि आप इस तरह से छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ पे देखते हैं, एक रफ डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके का। तो ये जो रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इस रीजन से जितनी भी नदियाँ बहती हैं, इस रीजन से जितनी भी नदियाँ बहती हैं, सभी सभी कहाँ जाके मिलती हैं? सभी गंगा अपवाह तंत्र में आके मिलती हैं। ये इस का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके के, जैसे अगर मान लीजिए आप, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, इस तरीके का कुछ एक रफ तौर पे आप समझिएगा, मैं बता। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, इस पार्ट पे यहाँ से ये गंगा नदी बहती है और इस तरीके के आगे जाते मूव होते हुए ऐसे गिरती है। तो ये यहाँ पे जितनी भी नदियाँ जाती हैं उत्तर की ओर, ये सभी नदियाँ कहाँ पे मिल जाती हैं? ये सभी गंगा अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। इसको हम जब रिवर सिस्टम आएगा तो हम उसमें आगे देखेंगे भी। तो एक रफ फॉर्म में आइडिया रखने के लिए मैं आपने आपको ये बताया। तो यहाँ पे जितनी भी नदियाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ सब किसमें? सोन नदी अपवाह तंत्र, जो कि गंगा अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं, में जाके मिल जाती है। यहाँ की 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ गर्मी वैसे ज़्यादा नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे साल के वन, सरगुजा में पूरा साल के वन पाए जाते हैं। तेंदुपत्ते का गढ़ कहा जाता है सरगुजा को। इसके अलावा मिट्टी की यदि आप बात करेंगे तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः चावल, ज्वार, अलसी और तिल की फसलें पाई जाती हैं। और यदि आप जनजाति की बात करते हैं इस पर्टिकुलर इस पूरे रीजन में, तो स्पेशली जो जनजाति आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, यहाँ स्पेशली उरांव और कोल जनजाति पाई जाती है। उरांव जाति और कोल, ये जनजाति दो स्पेशली पाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है जो कि 3 जिलों से होके गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको ये जो रोड दिख रही होगी, ये रोड है नेशनल हाईवे 43। यहाँ से नेशनल हाईवे भी निकलता है। इस प्रकार आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार हुआ। जसपुर पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का अब मैं उप विभाजन बता दूं आपको। मैंने बताया था चांगा उखाड़ की पहाड़ी, रिहंद का पहाड़ी, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन और हसदो बेसिन। इस प्रकार इसके टोटल 5 बेसिन्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप याद रखिएगा, देवगढ़ की पहाड़ी जो है सबसे ऊंचा बेसिन 1033 मीटर के साथ चांगाखार देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। अब हम आते हैं जसपुर सामरी की पार्ट पे। जसपुर सामरी की पार्ट में मैंने आपको बताया था एक कोट मजाला साज, पत्थर ले लूंगा, जसपुर पाट।
ये आप कोड याद रखेंगे तो मजा ला सा माँ से मैन पाट, जा से जारंग पाट, ला से लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, इसको बोला जाता है जसपुर पाट, इस पत्थर ले लूंगा का पाट। ये यहाँ पे एक आपको प्लेस देखा को सन्ना, इसे इसे जस इसे भारत का या सॉरी छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सन्ना जसपुर में स्थित क्या छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहलाता है। इसके अलावा मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है। इस तरीके से कुछ कुछ हैं, वो मैं आपको आगे के फैक्ट्स में आपको बताऊंगा, बट आपको यहाँ पे जसपुर सामरिक की पार्ट के समझने के लिए मैंने आपको 5 सेक्शन डिवाइड करके बता दिया। इसके अलावा यहाँ जो एवरेज हाइट है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, जो जसपुर पाट प्रदेश है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सभी पाट प्रदेशों में सबसे छोटा है, बट जसपुर पाट जो है वो सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। इस चीज को आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। ये 5% एरिया को कैप्चर करता है, ये 16.17 एरिया को कैप्चर करता है टोटल छत्तीसगढ़ के एरिया को, ये 5% एरिया को कैप्चर करता है। इसके अलावा यहाँ सरभंजा, रानीदा, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी, कोटली जलप्रपात है, ये भी आप याद रखेंगे। सरभंजा, रानीदा, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी और कोटली, इस चीज को आप याद रखें। ये बॉक्साइट के लिए फेमस, यहाँ स्पेशली दक्कन ट्रैप पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दक्कन ट्रैप का पोजीशन कहाँ है, जसपुर सामरी पाट के आसपास। इसके अलावा यहाँ लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, जो कि दक्कन ट्रैप के एरिया में पाई जाती है। साल, सागौन, शीशम इसके महत्वपूर्ण पेड़ हैं। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण जनजाति उरांव, नगेशिया, पहाड़ी कोरवा, ये स्पेशली जनजाति है। यहाँ पे पंडो और भुजिया, जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, जिसमें पंडो पांडव पारा क्षेत्र में सरगुजा और सूरजपुर के आसपास के रीजन में फैले हुए हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति है। यहाँ से भी एक चीज और इम्पोर्टेंट, परिवहन के क्षेत्र में और मानव विकास सूचकांक के क्षेत्र में ये जो रीजन है जसपुर सामरी पाट का प्रदेश का जो रीजन है, मानव विकास सूचकांक प्रदेश में, आपको क्या बोला आप अच्छे तरीके से सुनिए, मानव विकास सूचकांक जो है उसमें ये पीछे है, और साथ ही साथ परिवहन के क्षेत्र में भी ये पीछे है। यहाँ पे मैन पाट सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है, सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र। सामरी पाट, जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, पत्थर लैनुंगा पटा, जमीर पाट, लहसुन पाट, ये इसके सब पार्ट हो गए। जिसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि सामरी पाट पे 2 नदियां बहती हैं, कन्हार नदी और मेयोर नदी। सामरी पाट पे कौन सी 2 नदियां बहती हैं? मनहार नदी, कन्हार नदी और मेयोर नदी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा 12-25 मीटर, गौरलाटा 12-25। दूसरी नंदी बैराज 12-10 मीटर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम आगे चल के देखते हैं महानदी बेसिन के बारे में। हम जानते हैं महानदी बेसिन को भी हमने पेंड्रा लोरमी का पठार, रायगढ़ बेसिन, कोरबा बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, मैकल सीरीज, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, धर्मतरी महासमुंद उच्च भूमि, इन पार्ट में क्लासिफाई किया था। ये तकरीबन 15 जिलों को टच करती हैं, अर्थात इसमें दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, ये तीनों संभाग कंसिडर कर लिए जाते हैं। लाल पीली और लाल लेतेरी मिट्टी को बताता है। यहाँ जनजातियां जो पाई जाती हैं, बैगा, कमार, भिंजवार, भैना, कोरवा। बैगा आप मैकल सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ प्रधान जातियां भी मिलेंगी जो कि स्पेशली पाने को तो साउथ के रीजन में पाई जाती हैं, बट कुछ जनजातियां दुर्ग रायपुर के मैदान के आसपास भी, जैसे स्पेशली जैसे कोरवा और भिंजवार हो गया, ये भी। यहाँ जो वन पाए जाते हैं, यहाँ वन स्पेशली मिश्रित वन पाए जाते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। केंडई जलप्रपात, भैंसाझार, रामझरना, सात देवधारा, गोन्ना, ये जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, केंदई जलप्रपात, भैंसाझार जलप्रपात, रामझरना, सात देवधारा, गोन्ना। और यदि आप यहाँ खनिज संसाधन के बारे में बात करते हैं तो ये कडप्पा, ये पूरा जो रीजन है कडप्पा चट्टानों से मिलकर बना है। जो कडप्पा चट्टानें होती हैं वो डोलोमाइट और लाइमस्टोन, यानी कि डोलोमाइट चूने का पत्थर, इसके लिए इसके फॉर्मेशन की जननी होती हैं ये, है ना। तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। और ये जो रेजिन है ये धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे गर्म प्रदेश जांजगीर चांपा, सबसे गर्म प्रदेश जांजगीर चांपा। बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर के आसपास का मैदान सबसे, यहाँ इस मैदान की आकृति जो है पंखाकार आकृति की होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये कवर्धा के आसपास का जो रीजन है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं पिछले वीडियोस में नहीं बता पाया था, उसको मैं वापस से एक बार रिकॉल करके बता रहा हूँ। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पलामा की पहाड़ी और लाफागढ़ की पहाड़ी, 1080 मीटर और 1048 मीटर। इसके अलावा
दलहा पहाड़ जो कि बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में, स्पेशली पूछ सकता है कि दलहा पहाड़ कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर टिक करेंगे बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में। क्वेश्चन दरअसल ऐसे ही आते हैं जैसे डेंगुर नाला पुलाव द्वारा निर्मित ये कौन सी नदी पे स्थित है और कौन से बेसिन पे स्थित है, तो कोरबा बेसिन पे स्थित है और हसदो नदी पे स्थित है, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसके अलावा रायगढ़ और सारंगढ़ बेसिन भी आता है, ये जो रीजन है ये रायगढ़ और सारंगढ़ बेसिन कहलाता है, ये वाला रीजन रायगढ़ और सारंगढ़ बेसिन कहलाता है। आप कोशिश कीजिएगा कि मटेरियल्स को आप अपने सामने रखिएगा, जब मैं आपको बोलूँ तो आप वीडियो मटेरियल को टैली करते चलेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आती जाएंगी प्रॉपर। दुर्ग रायपुर के मैदान को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, ट्रांस महानदी का मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ट्रांस शिवनाथ मैदान। तो ये चीज़ें आपको लगभग क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। छुरी उदयपुर जो धर्मजय और घरघोड़ा तहसील, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा तहसील के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है छुरी उदयपुर। कोरबा और सरगुजा को लगभग रायगढ़ को टच करता हुआ। मांड नदी इसके मध्य से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे धमतरी महासमुंद के पठार की, तो यहाँ सबसे धारी डोंगर 899, धारी डोंगर 899, इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। धमतरी महासमुंद का पठार, धारी डोंगर, सबसे ऊंचा भाग 899। अब दंडकारण्य के पठार पे आते हैं। दंडकारण्य का पठार जो कि बस्तर डिवीजन को कवर करता है, इसकी जो टोटल, ये एक चीज और मैं बता दूं, ये 50% एरिया को कैप्चर कर जाता है अप्रॉक्सीमेटली, ये 29% एरिया को कवर करता है। दंडकारण्य प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला नंदीराज 1210 मीटर, बैलाडीला नंदीराज 1210 मीटर। यहाँ जो है ये पूरा बेसिकली आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे विंध्यन कडप्पा के कुछ अंश मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रेजिन्स पे यहाँ ये अबू चमाड़ क्षेत्र है जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ सबसे सर्वाधिक बारिश होती है 187.5 सेंटीमीटर, उसको हम आगे कवर करेंगे। और यहाँ यदि खनिज की बात करेंगे तो लौह अयस्क का टिन कोरंडम अभ्रक पाया जाता है। यहाँ धारवाड़ चट्टानों का विस्तार भी है। धारवाड़ चट्टानों का विस्तार, धारवाड़ चट्टान लौह अयस्क की जननी कही जाती है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मे बी 2013 या 14 में एक क्वेश्चन था धारवाड़ चट्टाने से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था कि लौह अयस्क उत्तरी प्रदेशों में कहाँ पाया जाता था, तो उस समय उसका आंसर था बलरामपुर। आप इस चीज को भी एक बेहतर तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस और शीशम, और अगर जो मैं आपको मिट्टी बताऊंगा तो यहाँ लाल बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है, बताऊंगा। दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी पाई जाने के बाद यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है, धान, कोदो, कुटकी, ये सब मोटे अनाज। स्पेशली यहाँ ये पूरा जनजाति एरिया कहलाता है। सबसे ज्यादा ट्राइबल डाइवर्सिटीज जो अपने को देखने को मिलती है दंडकारण्य के प्रदेश में देखने को मिलती है। दंडकारण्य के प्रदेश में आपको स्पेशली गोंड, बैगा, मुड़िया, माड़िया, हलवा, कंवर, प्रधान, भतरा, ये सभी जनजातियां आपको, पुरजा, ये भी आपको सभी सब कुछ दंडकारण्य के प्रदेश में देखने को मिलेंगी। यहाँ पाए जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वो लौह अयस्क का किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, एनएमडीसी। इस तरीके से आपको लगभग इसे मतलब इस जो रीजन दंडकारण्य प्रदेश में जो बस्तर का रीजन है, ये साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ये चीज बेहतर तरीके से आप याद रखेंगे। इसके अलावा नारायणपुर के जो बांस हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ये हो गया, मैंने आपको एक बेसिक प्रीवियस वीडियो को मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जैसे भूवैज्ञानिक संरचना दिख रही है, इसमें जो ऊपरी हिस्सा है ये अपर गोंडवाना, ये लोअर गोंडवाना, ये धारवाड़, ये कड़प्पा, ये विंध्यन कड़प्पा, और इसके बाद ये आर्कियन, ये 50% एरिया को कवर करता है। ये कड़प्पा जो रीजन है ये 20 से 25% एरिया को लगभग कवर करता है। अपर गोंडवाना 17% एरिया को कवर करता है। लोअर गोंडवाना मतलब अपर और लोअर दोनों को प्लस करके 17% एरिया को कवर करता है। धारवाड़ चट्टानों की बात करेंगे तो ये 6 to 7% एरिया को कवर करता है। इसके अलावा धारवाड़ चट्टानों के कुछ अंश यहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा धारवाड़ चट्टानों के कुछ अंश यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। ये जो रीजन है ये दक्कन ट्रैप, लेटराइट मिट्टी का रीजन कहलाता है। दक्कन ट्रैप और लेटराइट मिट्टी का रीजन कहलाता है। तो इस तरीके का आप पूरी चीज को याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे गौर लाटा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी 12-25 मीटर। ये जो रीजन है छुरी उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलती है यहाँ पे। और नीचे यहाँ किरंदुल, बचेली के आसपास बैलाडीला, नंदी बैराज 12-10 मीटर की पहाड़ी देखने को मिलती है। अब्बू चमाड़ की पहाड़ी भी प्रसिद्ध है। अब्बू चमाड़ की पहाड़ी भी देखने को मिलती है जो कि 10-76 मीटर है। साथ ही साथ यहाँ बदरगढ़ की जो पहाड़ी है वो 11-76 मीटर है, 1076
अबूझमाड़ की पहाड़ी, 1176 बदरगढ़ की पहाड़ी जो कि मैकल सीरीज से रिलेटेड है। इस चीज़ को याद रखें। फैक्ट में देवगढ़ की पहाड़ी भी आती है। देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो 1033 मीटर है। तो इस तरीके से आपको पूरी पहाड़ियाँ आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से याद रखना है। साथ ही साथ आपको कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना लैंड से स्पेशली कोल का फॉर्मेशन होता है। कडप्पल की चट्टानों से स्पेशली डोलोमाइट चूने पत्थर का फॉर्मेशन होता है। और जो धारवाड़ चट्टाने हैं उनसे स्पेशली लौह अयस्क का फॉर्मेशन होता है। अभ्रक, कोरंडम, टिन, ये सभी जो चीज़ें हैं साउथ रीजन में ज़्यादा पाई जाती हैं। आर्कियन जो होती हैं, आर्कियन रॉक एक बेसिक रॉक है। एक मतलब बेसिक रॉक कहने का मतलब ये कि सबसे पहले फॉर्मेशन उन्हीं का हुआ था। जो दक्कन ट्रैप है, जो स्पेशली दक्कन ट्रैप जसपुर के आसपास का रीजन, ये रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट के निर्माण के लिए एक मतलब बोलना चाहिए कारक होता है, जननी होती है। दक्कन ट्रैप से ही बॉक्साइट का निर्माण होता है। ये जो रीजन है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन ट्रैप के आसपास। काली मिट्टी का रीजन की आप बात करेंगे तो ये एक रीजन काली मिट्टी का, ये एक रीजन काली मिट्टी का। इस डायग्राम में नहीं दिखा, ये भी एक रीजन होता है काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी की जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। इस वजह से उसके लिए कम ह्यूमस रिक्वायर्ड होता है और काली में कम ह्यूमस की ज़रूरत होती है, लेकिन खुद ब खुद उसमें ह्यूमस आ जाता है। क्योंकि काली मिट्टी की एक विशेषता होती है कि काली मिट्टी में जब भी धूप पड़ती है तो धूप पड़ने की वजह से उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे क्रैक्स और दरारें जब डेवलप हो जाती हैं तो जब एटमॉस्फेयर में हवाएं चलती हैं, पत्ते चलते हैं, तो वो पत्ते छेद के माध्यम से उसके अंदर चले जाते हैं, सड़ गल के ह्यूमस का निर्माण करते हैं और मृदा को उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। एक बार मैं आपको क्विक बता दूं कि दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट का निर्माण, गोंडवाना लैंड से कोल का निर्माण होता है, कडप्पा से चूना पत्थर डोलोमाइट का निर्माण होता है, धारवाड़ चट्टानें स्पेशली होती हैं लौह अयस्क और टीन के लिए, आर्कियन जो होती है उससे ग्रेनाइट, नीस, माइका। तीन चीजें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तीन, ग्रेनाइट, नीस, माइका, ये तीन चीजें जनरली होती हैं। एक्चुअली आर्कियन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है लावा के ठंडे होने से हुआ है। धारवाड़ चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आद्य महाकल्प सेल चट्टान समूहों के अपर्दन से हुआ। ये बेहद ही जटिल वर्ड है, इसका सिंपल सा एक फंडा समझते हैं। आर्कियन चट्टानों के ब्रेकिंग से, ब्रेक होने के बाद उनके क्षय से जो नई चट्टानें बनी है वो धारवाड़ चट्टानें कहलाती हैं। याद रखिएगा जीवाश्म नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जीवाश्म, फॉसिल्स। फॉसिल्स फॉसिल्स क्या होते हैं? जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है या कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके बॉडी में कार्बन पाया जाता है। वो कार्बन सड़ के जब मृदा में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और वो मृदा एक जब कठोर फॉर्म लेके चट्टान का निर्माण कर लेती है तो वो चट्टानें जो होती हैं उनमें उनमें वो फॉसिल्स पाए जाते हैं। स्पेशली आर्कियन और धारवाड़ चट्टान है उनमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा इसके बारे में और डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ेंगे जब जब हम मेंस से रिलेटेड वीडियो को जब देखेंगे, तब हम आप उसको जो उस चीज़ को मैं बोर्ड में बताऊंगा तो आप हम उसको उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर देखेंगे। अब हम बात करते हैं विंध्यन की। विंध्यन का भी निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ है। एक्चुअली सेडिमेंट्स और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती थी। तो विंध्याचल जो है एक उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। विंध्य जो एरिया है वो एक उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। उसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ स्टेट में कवर करता है। गोंडवाना लैंड का मैंने आपको बता दिया, अवसादों वनस्पति जीवों के अवशेष से ही, के जीवाश्म से ही किसका गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हुआ है। ये कोल के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने आपको सभी चट्टानों के निर्माण, उनसे बनने वाले खनिज, पहाड़ियाँ, पाट प्रदेश के बारे में लगभग मोस्ट प्रोबेबल अधिक से अधिक चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो छूटेंगी आप कोशिश कीजिएगा कि आप मटेरियल कंटेंट से जो आप प्रिफर करते होंगे उनसे ही कीजिएगा। मैं एक रैपिड फायर के तौर पे मैं आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं मिट्टी पे, सीधे मिट्टी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मिट्टी के कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का जो विस्तार होता है वो लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली मिट्टी के विस्तार को आप कहाँ देख सकते हैं? लाल पीली का, ये लाल पीली मिट्टी पूरी तरीके से, ये जो पूरी ये लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी स्पेशली धान के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मृदा संसाधन को समझने के लिए टोटली छत्तीसगढ़ में मृदा को 5 पार्ट में डिवाइड किया। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मिश्रित दोमट मिट्टी। जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम चीजों को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी एंड मिश्रित एंड दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है एग्जाम में, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी।
लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। ये तकरीबन 50 से 60% भाग पे, यानी 50 से 60% हिस्से पे पाई जाती है। 50 to 60% एरिया को कवर करता है लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है स्पेशली, ये रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, 3 संभाग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग। रायपुर में पूर्वी रायपुर और कवर्धा के आसपास जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इस पूरे रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी, अगला वर्ड आता है लाल रेतीली मिट्टी। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, लाल पीली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी जो स्पेशली होती है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और लाल पीली मिट्टी का जो पीएच होता है 5.5 से 8.5 होता है, 5.5 से 8.5 होता है। और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस NPH, ये NPH नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है। और इसमें चूने की मात्रा जो होती है, पोटास की जो मात्रा होती है पर्याप्त होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में चूना पाया जाता है। चूने की मात्रा इसमें क्या होती है, चूना लगाने वाली होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा। जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि स्थानीय नाम मटासी, विस्तार 50 से 60%, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग में फैला हुआ लाल पीली मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है। स्पेशली धान की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। इसके अलावा तंबाकू, दलहन और तिलहन की फसलें भी हो सकती हैं इसमें। और इसमें 2 चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, 3 चीजों की कमी होती है और चूने की अधिकता होती है, बहुलता पाई जाती है। जल धारण की क्षमता इसकी कम होती है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका कलर पीला, फेरिक ऑक्साइड, और एक होता है फेरस ऑक्साइड। 2 चीजें, एक Fe2O3 और एक Fe2O, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, एक की वजह से पीला और दूसरे की वजह से लाल। फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल और फेरिक ऑक्साइड की वजह से पीला रंग पाया जाता है। अब हम आते हैं लाल बलुई मिट्टी पे। लाल बलुई मिट्टी का यदि आप स्थानीय नाम जानेंगे, लाल बलुई मिट्टी, ये जो रीजन कहला रहा है, ये लाल बलुई मिट्टी, ये लाल बलुई मिट्टी का जो स्थानीय नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिकरा, टिकरा नाम है इसका, टिकरा कहा जाता है इसे। और इसका जो विस्तार है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। इसका जो कलर है गेरू रंग का होता है। लाल के साथ साथ रेतीली मिट्टी का जो कलर होता है गेरू रंग का होता है। स्पेशली मोटे अनाजों के लिए यूजफुल होती है, मोटे अनाज के लिए होती, मतलब मोटे अनाज और कोदो, कुटकी, इन सब चीज़ों के, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस दोनों की कमी होती है। और ऑब्वियस सी बात है, यदि इसमें मोटे अनाज हो ना तो जल धारण की क्षमता उच्च नहीं होती होगी, जिसकी वजह से ये उतनी उपजाऊ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 चीजें, लोहा, एल्यूमिनियम और क्वार्टजाइट, 3 चीजें, आयरन, एल्यूमिनियम एंड क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, ये 3 चीजें इस मिट्टी के अंश में पाए जाते हैं। और इसका जो प्रतिशत है 20 से 25% पाया जाता है। आपको मैं यहाँ बता दूं, ये लाल पीली मिट्टी जो है वो 50%, लाल रेतीली मिट्टी जो है 25%, 20 से 25%। काली मिट्टी को भी अभी हम देखेंगे। काली मिट्टी का जो परसेंटेज है वो तकरीबन, कुछ किताबें अलग अलग लेती हैं, लेकिन आप इसको 5 to 8% ले सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको डाटा देखने को मिलता है। कुछ बुक्स में 5 to 8 मिलता है, कुछ बुक्स में 8 to 10 मिलता है। ठीक है। जो काली मिट्टी होती है वो लावर निर्मित चट्टानें होती हैं, और उसमें लावर निर्मित चट्टान होने की वजह से मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि इसमें क्रैक्स जल्दी डेवलप हो जाता है। ये काली मिट्टी का रीजन है, ये रीजन जो है ये काली मिट्टी का रीजन है। ये रीजन में भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में स्पेशली क्रैक्स जल्दी हो जाते हैं। ये मिट्टी जो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये मिट्टी जो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है, और बरसात में ये चिपचिपी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें कृषि कार्य करना थोड़ा असुविधाजनक होता है। ये स्पेशली गन्ना की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जितने भी कारखाने खुलते हैं स्पेशली कवर्धा में खोले जाते हैं, क्योंकि वहाँ इजी टू अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा सूरजपुर के आसपास रीजन में भी गन्ने के कारखाने खुले हैं, शक्कर कारखाने जिसको बोलना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और अब आप आगे की बात करेंगे तो ये इस पे सोयाबीन, कपास और दालें
तीन चीजें, सोयाबीन, कपास और दाल, ये तीन चीजें खेती के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब हम आते हैं लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी के रीजन की बात करेंगे तो ये है लाल दोमट मिट्टी। सुकमा के आसपास का रीजन, कोंटा दंतेवाड़ा तहसील को टच करता हुआ। इनमें जो लाल रंग पाया जाता है लोहे के ऑक्साइड की वजह से पाया जाता है। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसका निर्माण नीट, डायोराइट, चीका प्रधान अम्ल रहित चट्टानों से होता है। काली मिट्टी का अगर मैं आपको बताऊं नाम क्या है तो इसे कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है। और भर्री और रेंगुर मिट्टी, तीन स्थानीय नाम से जाना जाता है, कन्हार, भर्री और रेंगुर। जो लाल दोमट मिट्टी है, यदि हम लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो इसका कोई विशेष स्थानीय नाम देखने को नहीं मिलता है। बट आप यदि जल धारण की क्षमता की बात करेंगे तो सबसे कम जल धारण की जो क्षमता होती है वो लाल दोमट मिट्टी में ही होती है। तो इस प्रकार मैंने मिट्टी की भी लगभग चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। जनरली इसमें ये पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि इन सभी मिट्टी, जितनी भी मैंने मिट्टियों का नाम बताया, इन सभी मिट्टियों का विस्तार कहाँ कहाँ, कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो बस्तर के पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं उनका कुछ स्थानीय नेम क्या है, टिकरा, मरहान, माल और गाभर, ये चार नाम है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टियों के नाम। कुछ मिट्टियों, स्थानीय मिट्टियों के नाम क्या क्या है, लाल बलुई मिट्टी जैसे मैं बोल रहा था, उसे टिकरा कहा जाता है, कहीं पे मरहान, कहीं पे माल, कहीं पे गाभर, ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यही चीज जब उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा, इन नामों से भी जाना जाता है। आपको फिर से मैं बता दूं, टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहर या बाहरा, इन नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका मिट्टी का कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम आगे देखते हैं। अब वापस से पूरी चीज़ों को, थ्योरी को मैंने तो आपको मैपिंग के माध्यम से काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि अब हमें इस चीज़ को पढ़ने में, समझाने में कोई स्लाइड्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उपयुक्त मानचित्रों की बात कर रहे हैं। उपयुक्त मानचित्र मतलब उपयुक्त मानचित्रों की बात करें तो उपयुक्त मानचित्रों में आपने छत्तीसगढ़ का मानचित्र तो देखा, उस छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखने में समुद्री घोड़े की तरह दिखाई देता है। राज्य की भौगोलिक सीमाएं 1746 अंश से 24 डिग्री 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 अंश से 84 डिग्री 25 देशांतर के मध्य स्थित है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा यदि आप इसका कुल एरिया, इसका कुल क्षेत्रफल यदि आप जानना चाहें तो इसका कुल क्षेत्रफल 135,192 देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे इसके एरिया अलग अलग देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यह देश का कुल क्षेत्रफल, यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 435 किलोमीटर है। इसके अलावा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, निकालने का तरीका क्या होता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस होती है 11.4 होती है। अब आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मेजरिंग पता है, आप उनको सब्सट्रैक्ट करके ना एरिया निकाल सकते हैं आपको। और लेकिन देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 10वां बताया जाता है, पर जो गवर्नमेंट की बुक है उसमें ये बताया जाता है कि ये 9th पोजीशन में, बट आपको उसको ध्यान नहीं देना है। यदि आंसर है तो आप 10th पोजीशन ही लगाइएगा, वो ज़्यादा मे भी करेक्ट रहेगा। जनसंख्या के मामले में यदि बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 255,45,198 है। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या का ये तकरीबन 2.11% है और 16वें स्थान पर स्थित है। तो ये फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। यह 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें 18 जिले शामिल थे। इनिशियल लेवल पे 18 जिले, 16 जिले शामिल थे, उसके बाद इसमें 18 जिले शामिल हुए और सबसे कम सीमा वाला आंध्र प्रदेश और सबसे ज्यादा सीमा वाला उड़ीसा है। वर्तमान में इसमें 27 जिले शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भू संरचना के दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 4 पार्ट प्रदेशों में बांटा गया। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य प्रदेश जो क्रमशः गोंडवाना लैंड 70%, प्रीकैम्बियन रॉक, दक्कन ट्रैप, लेटराइट रॉक, कडप्पा रॉक 25 से 30%, धारवाड़ चट्टान, आर्कियन रॉक 50%, जिसकी ऊंची चोटियां क्रमशः गौरलाटा, नंदी बैराज, मैनपाट, बदरगढ़, देवगढ़ की चोटी हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं पूरी चीजें मैंने आपको डिस्कस की हैं। इसके पहले
तो आप इन सब चीज़ों को एक बार स्लाइड्स को देखते चलें तो आपको समझ में आते आएगा। अब नदी के अपवाह तंत्र की बात करते हैं हम आपसे। तो नदी के अपवाह तंत्र की यदि आप बात करें तो ये चार अपवाह तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। उत्तर में गंगा का अपवाह तंत्र है, पूर्व एवं मध्य में महानदी अपवाह तंत्र है, दक्षिण में गोदावरी अपवाह तंत्र है और पश्चिम में नर्मदा अपवाह तंत्र है। तो इन अपवाह तंत्र के रीजन पूछे जाते हैं, एरिया पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रहेंगे। मिट्टियों के बारे में मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि किस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से अलग अलग मिट्टियाँ कहाँ कहाँ बटी हुई हैं। तो ये अभी आपने ये भी चीज़ आपने लगभग खत्म कर ली है, स्टडी कर ली है। अब हम आते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय जलवायु, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेटोलॉजी। आप क्लाइमेट से क्या समझते हैं? तो क्लाइमेट से समझने का तरीका है कि एक लंबे अंतराल के लिए दैट मीन्स 1 मंथ या 15 डेज के लिए या 3 मंथ्स के लिए जो एक कंटिन्यूएशन में एक मौसम बना रहता है वह है उसकी जलवायु कहलाती है। ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ये बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वर्षा, तापमान, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा यदि आप पूरे चीज़ को बांटना चाहें जलवायु प्रदेश को, तो आप ऐसे बांट सकते हैं कि जो जलवायु का प्रदेश है उसमें उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक उत्तरी पहाड़, एक छत्तीसगढ़ का मैदान और एक दक्षिण क्षेत्र बस्तर का। आपको ये चीज़ मैं आपको इसमें आएगा, ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आगे है, तो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको सुनिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी पहाड़ी, ये मैंने आपको बताया था कि मैन पार्ट के आसपास का जो रीजन है वो बहुत वहाँ ठंड पड़ती है। इसके अलावा यहाँ की औसत ऊंचाई यदि आप औसत बारिश यदि आप याद करेंगे तो जसपुर जिला 172.5 सेंटीमीटर, जसपुर जिला, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जसपुर जिला 172.5 सेंटीमीटर, हालांकि मैंने यहाँ लिखा है, मेंशन किया है, 172.5 सेंटीमीटर बारिश होती है। छत्तीसगढ़ के मैदानों की यदि आप बात करें, मैदानी एरिया में जांजगीर चांपा सबसे गर्म स्थल है। गर्म स्थल होने के बावजूद यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, सबसे कम बारिश वाला जो एरिया है वो है कवर्धा। उस चीज को आप याद रखेंगे, सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा है। यदि आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बता दूं, ज्यादा बेहतर होगा। जस्ट 2 सेकंड वेट, मैपिंग के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। ये इस तरीके का मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में ये जो रीजन है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। इसके अलावा ये भी रीजन है, इसमें यहाँ पे इस रीजन में भी बारिश कम होती है, यानी कि यहाँ पे बारिश 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर जनरली आपको देखने को मिलती है। यहाँ भी 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर आपको बारिश देखने को मिलती है। और ये जो रीजन होता है ये नॉर्थ का जो रीजन है, यहाँ पे जो बारिश की जो कैपेसिटी है वो बारिश की कैपेसिटी 125 सेंटीमीटर। ऑलरेडी मैंने आपको पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को समझाते समय बताया था। ये जो रीजन है ये जसपुर का रीजन कहलाता है, यहाँ 172 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये जो रीजन है जसपुर रीजन है, इस जसपुर रीजन पे जो बारिश होती है वो 172 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स बारिश होती है। और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ये कवर्धा का रीजन आता है, ये पूर्वी रायपुर आता है। तो इन दोनों रीजन पे बारिश कम होती है। इन दोनों रीजन में बारिश कम होने की वजह से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है स्पेशली, और यहाँ 40 to 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये जो पूरा रीजन है इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ये जो पूरा रीजन है ये मैकल सीरीज वाला रीजन कहलाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जैसे ये पहाड़ है, यदि आप एयर यहाँ से चल रही है तो ये हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठ के पूरी बारिश यहीं करा देती हैं। इन्हें संवहनी वर्षा हमेशा संवहनी वर्षा कहा जाता है। ये हवाएं इस चीज को, इस पूरे पहाड़ को क्रॉस करके नहीं आ पाती, कुछ ही हवाएं पूरे पहाड़ को क्रॉस करके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बारिश की डेंसिटी है वो कम हो जाती है यहाँ पे। तो ये इस रीजन में, इस कॉन्सेप्ट में यही रीजन है जिसकी वजह से कवर्धा को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दक्षिणी रीजन की बात करेंगे तो ये जो रीजन है ये अब्बू छमाड़ का रीजन कहलाता है। अब्बू छमाड़ सर्वाधिक बारिश के लिए फेमस, 187.5 सेंटीमीटर की बारिश। अब्बू छमाड़ जो रीजन है बारिश के लिए बहुत फेमस है। यहाँ सामान्य से ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पे शाल वन पाए जाते हैं, स्पेशली इस रीजन में शाल वन पाया जाता है। शाल वनों के यदि आप अधिकता देखें तो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इसे शाल वनों का द्वीप कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मैपिंग के थ्रू आपको याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में आप, ये उत्तरी सेक्शन हो गया,
ये मध्य का सेक्शन हो गया, ये साउथ का हो गया। साउथ में ये जो रीजन है 187.5 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर कवर्धा के आसपास का रीजन, और जहां जहां काली मिट्टी पाई जाती है वहां पे बारिश कम होती है। दक्कन ट्रैप के आसपास, लेटराइट मिट्टी के आसपास का रीजन जो जसपुर वाला रीजन है, यहाँ पे जो बारिश है 172 सेंटीमीटर होती है, 172.5 सेंटीमीटर डाटा भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको बारिश की जो एक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो जुलाई महीने से लेके अक्टूबर महीने तक होती है। जुलाई से कब तक होती है? अक्टूबर तक होती है। यहाँ की जो बारिश जो होती है ये इस जुलाई से अक्टूबर, इसे आप कुछ कुछ बुक्स में 15 जून से लेके 15 अक्टूबर भी, 15 सितंबर भी देखने को मिलता है। तो आप जो आपको बेहतर लगे आप उसको लीजिए, जो आपको रेलेवेंट लगे। यहाँ जो वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है, साइक्लोन के थ्रू वर्षा होती है। यहाँ पे यहाँ की जो वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है। और इसके अलावा यहाँ जो औसत वर्षा दिवस निकाला गया 67 डेज, औसत वर्षा दिवस की बात कर रहा हूँ कि टोटल ओवरऑल जो बारिश होती है औसत वर्षा दिवस कितना है? 67 डेज। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो सरगुजा रीजन में होती है, मतलब दिवस के मामले की बात करें, दिवस को लेकर 83 डेज। और सबसे कम जो बारिश होती है वो बिलासपुर और रायपुर, 64 एंड 64 बिलासपुर रायपुर रीजन में बारिश होती है। 83 डेज बारिश कहाँ होती है? सरगुजा में बारिश होती है। 64 एंड 64 डेज कहाँ बारिश होती है? बिलासपुर और रायपुर में बारिश होती है। और इस तरीके का लगभग बारिश का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगभग खत्म होता है। अब हम आते हैं फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट में। फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, जो हम स्लाइड्स में देख रहे थे, स्लाइड्स की चीजें हम टोटली पूरी क्लियर करते चलें। वेट, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया था कि मैंने आपको ये बता ये सेक्शन कवर कर दिया कि उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु पाया जाता है यहाँ पे, दक्षिण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और यहाँ जो बारिश होती है ये इंपॉर्टेंट दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्टर्न क्लाइमेटोलॉजी पाई जाती है। साउथ वेस्टर्न मानसून के थ्रू हमारे यहाँ बारिश होती है। अब ये आपको लेफ्ट साइड में समुद्री घोड़े का डायग्राम दिख रहा होगा, इसका मिरर इमेज है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट, इसका मिरर इमेज, ये गरियाबंद वाला रीजन, इस तरीके इसका क्या है? एक मिरर इमेज है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राज्य की यदि वन संपदा के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य की वन संपदा के दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है स्टेट वो वन संपदा की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है छत्तीसगढ़ राज्य। वनों की अधिकता के मामले में तीसरे स्थान पे आता है। छत्तीसगढ़ को हालो रजिस्टर की संख्या कब दी गई? 4 जुलाई 2001, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, इसलिए इसको आप हमेशा याद रखेंगे। 4 जुलाई 2001 को आरक्षित वन की बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वन का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के आधार पे किया जाता है, कुछ क्लासिफिकेशन प्रशासन एवं प्रबंधन संरक्षित प्रकृति के आधार पे, कुछ भौगोलिक वर्गीकरण किए जाते हैं, और कुछ उपज के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला डिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। प्रशासन एवं प्रबंधन एवं संरक्षण के दृष्टि के आधार पे, मैं आपको बार बार ये इससे बोला हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ उसने, और ये एक रैपिड फायर कैप्सूल वीडियो चल रहा है, इसलिए आप चीजों को ध्यान से सुनते चलिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे प्रशासन एवं प्रबंधन संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित वन, संरक्षित वन और गैर संरक्षित वन, ये तीन तरीके का डिवीजन किया। हमेशा अभी जनरली अभी जो लास्ट 2 ईयर से आप पेपर देखें कंटिन्यूसली पूछ रहा है, आरक्षित वन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, आरक्षित वन का, इसको क्रमशः जो लिखा हुआ है आपको पूरी तरीके से इसको दोनों को रिमाइंड कर लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना कि आरक्षित वन 43.13% पाया जाता है, 25,782.167 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। और दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा में क्या बोलना चाहिए, सर्वाधिक है। आरक्षित वन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दंतेवाड़ा रीजन में पाए जाते हैं। तो आरक्षित वन के बारे में हो गया कि आरक्षित वन 43.13% पाया जाता है, सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा संरक्षित वन 40.22% पाया जाता है, 24036100 किलोमीटर स्क्वायर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? संरक्षित वन सरगुजा रीजन में पाया जाता है। और गैर संरक्षित वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं 16.65%, यानी कि
9954.122 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ये गैर संरक्षित वन। इनका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, बट ये लगभग सभी जगह मेन रूप से पाए जाते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दो तरीके का एक क्लासिफिकेशन प्राकृतिक आधार पर देखेंगे, दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जो शुष्क पर्णपाती वन 47.89% पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन 47.89 और शुष्क की बात करेंगे तो 51.65। याद रखिएगा, आर्द्र मतलब गीले वाले जो वन पाए जाते हैं वो कम है और शुष्क वाले वन पाए जाते हैं वो ज्यादा है। आप मिक्स्ड यदि फॉरेस्ट, अब इसके अलावा यदि आप मैं बताया ना कि लघु एवं उपज के आधार पर यदि आप देखेंगे तो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है मिश्रित वन। मिश्रित वन यदि देखेंगे तो मिश्रित वन 43.53%। याद रखिएगा, मिश्रित वन और अच्छित वन में कंफ्यूज मत होइएगा, 43.13% है एक जगह और एक जगह 43.53% है। साल वन जो पाए जाते हैं 40.56% है। ये पीएससी 2013 का क्वेश्चन है, 40.56। सागौन वन 10% पाया जाता है। इसके अलावा जो सागौन सबसे ज्यादा जो फेमस है कुर्सेल घाटी का सागौन, ये कुर्सेल घाटी कहाँ स्थित है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। सागौन वन कुर्सेल घाटी का फेमस है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे बेहतर तरीके से याद रखेंगे। और शाल वन ऑलवेज मैं आपको बता रहा हूँ सराई का पेड़ या सोरिया रोबोस्टा साइंटिफिक नेम है साल वन का, आप इसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं कि वन मंत्रालय या सचिवालय का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कैसा है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो इसका एक ऑर्डर है वो इस तरीके से, सबसे पहले होता है वन मंत्रालय। सबसे पहला क्या होता है, वन मंत्रालय, फॉरेस्ट मिनिस्टर के एरिया